हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोगों को मैं ये जानकारी दे दूं कि दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ विंड एनर्जी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईकेजी पीटीयू कपूरथला, सेमेस्टर 5th एंड पावर सिस्टम 1 में जो आपका लास्ट चैप्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसके अकॉर्डिंग भी आप ये लेक्चर को तैयार कर सकते हैं। उसमें ये टॉपिक नहीं है, बट फिर भी आपको अगर क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज ऑफ विंड एनर्जी एंड द साइट सिलेक्शन ऑफ विंड पावर प्लांट, तो आप ये लेक्चर्स वहाँ पे इस लेक्चर्स के थ्रू अपने नोट्स जो आप बनाएंगे उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन जनरली इसमें आएगा 5 मार्क्स का। अगर क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज ऑफ विंड एनर्जी की तरफ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस स्लाइड्स में देख लीजिए, उस तरह से आप अपने बना के आंसर को लिख सकते हैं। सेकंड जो आपका टॉपिक इसी लेक्चर में मैं कवर करूंगा, दैट विल बी द साइट सिलेक्शन ऑफ विंड पावर प्लांट। तो ये दोनों चीजें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, इससे पहले मैंने आपको विंड एनर्जी क्या है उसके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री दे चुका हूँ लेक्चर नंबर 15 में। उसके बाद मैंने आपको 16 नंबर में विंड मिल्स और उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। और जो 17 नंबर लेक्चर है उसमें आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ जो आपका है कंपोनेंट्स ऑफ जो विंड टर्बाइंस है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो विंड मिल्स में यूज होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये लास्ट टॉपिक है। तो गाइज मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इफ़ यू आर द फैकल्टी मेंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और बेल बटन जरूर दबाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन भी जरूर दबाएं। बिफोर दैट, मैं आपसे हमेशा देखो गाइज यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर जो मैंने बुक्स रेफरेंस में लिखे हुए या जो भी मैंने कंटेंट रेफरेंस में डाला हुआ है उसको आप जरूर फॉलो करें इन फ्यूचर टू गेट द मोर नॉलेज रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। So guys, let's begin the topic, and the topic is resources of wind energy. तो मैंने ये एक जो डायग्राम लिया है रिसोर्सेज ऑफ विंड एनर्जी का, इसमें आप देख रहे हैं टोटल ऑफशोर विंड रिसोर्स पोटेंशियल है, ग्रॉस रिसोर्स पोटेंशियल है, टेक्निकल रिसोर्स पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, एंड डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट पोटेंशियल है। डिप्लॉयमेंट जो है सारा कुछ वो जो हो रहा है, सारा कुछ जो हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में डिप्लॉय कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जब हम बात करते हैं टोटल ऑफशोर विंड रिसोर्स पोटेंशियल की, तो इसमें होता है ग्रॉस रिकवरेबल और अनरिकवरेबल। मींस एक तो आप इसमें देख रहे हैं कि नेट जो आपका एनर्जी है, जो नेट विंड एनर्जी है, उसमें दो टाइप के हैं, ग्रॉस रिकवरेबल और अनरिकवरेबल। मींस जिसको हम रिकवर कर सकते हैं और नहीं रिकवर कर सकते। जब आप ग्रॉस रिसोर्स पोटेंशियल की बात करेंगे तो 10,800 गीगावाट जो है, या जनरली 44,378 टेरावाट आवर पर ईयर जो है, वो हमारा विंड एनर्जी जनरेट होता है जनरली, जो रिकवरेबल है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज है इसमें, एरे पावर डेंसिटी है, हब हाइट विंड है, कैपेसिटी एंड एनर्जी कंटेंट है, ग्रॉस एंड नेट कैपेसिटी फैक्टर। दीज आर द फैक्टर्स अक्रॉस द ग्रॉस रिसोर्स पोटेंशियल जो हमारा ये अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, आप देखेंगे टेक्निकल रिसोर्स पोटेंशियल में, तो इसमें है 2058 गीगावाट और 7203 टेरावाट आवर पर ईयर। इसमें टेक्नोलॉजी एक्सक्लूजन, लैंड यूज एंड एनवायरमेंटल एक्सक्लूजन्स। तो जो हमारा लैंड यूज है और जो एनवायरमेंटल एक्सक्लूजन्स है उसके अकॉर्डिंग ये टेक्निकल रिसोर्स पोटेंशियल है हमारा विंड एनर्जी का। उसके बाद इकोनॉमिक पोटेंशियल है जिसमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है, एंड कैपेसिटी वैल्यू है। एंड लास्ट आप देख रहे हैं डिप्लॉयमेंट मींस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एट प्रेजेंट एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास टोटल इतना है, आप देख रहे हो ग्रॉस इतना है, टेक्निकल रिसोर्स पोटेंशियल इतना है, इकोनॉमिक पोटेंशियल ये है, बट फाइनली जो हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं दैट विल बी द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो आज के डेट में हमारे पास है। दैट विल बी ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 15 में, आपको मैंने डिस्कस किया जहां पे मैंने विंड एनर्जी के बारे में बताया है, और ये आपका जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी लास्ट में है। तो इस सारे चीजों के लिए जो रिसोर्स आपको अवेलेबल है, आप मेरे उस 15 नंबर लेक्चर्स पे जाके आप देख सकते हैं, सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है। मैंने एक जनरल एक रिसोर्स आपको दिखाया है कि ये विंड रिसोर्सेज ऑफ विंड एनर्जी क्या है। तो आप देख रहे हैं कि किस लेवल पे है, फिर ग्रॉस रिसोर्स पोटेंशियल आ गया, फिर टेक्निकल रिसोर्स पोटेंशियल आ गया, देन इकोनॉमिक पोटेंशियल आ गया, और लास्ट में डिप्लॉयमेंट है जो कि हमारे ब्रांच से रिलेटेड है, दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग गाइस देखेंगे कि हमें साइट सिलेक्शन के लिए जो हमारा विंड एनर्जी के लिए जो विंड मिल्स बनाने हैं, जो विंड टर्बाइंस हमें लगाने हैं,
उसकी जो साइट सिलेक्शन है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जरूरी है, और ये क्वेश्चन जनरली आपके 5 मार्क्स में गाइज पूछा जाता है। तब आप देखिए सबसे पहला जो साइट सिलेक्शन ऑफ विंड मिल्स की जब मैं बात करूंगा तो मैं साथ साथ एक विंड टावर का एक आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ। कैसे देखिए फाउंडेशन है, ये टावर है, इसका पूरा का पूरा ब्लेड है, और ये इसके मैकेनिज्म के लिए क्या क्या चीज हमें चाहिए वो हम देखते हैं। तो पहला है द पावर अवेलेबल इन विंड इंक्रीजेज रैपिडली विथ विंड स्पीड। जो पावर अवेलेबल है विंड में वो किसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, जब हम उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। Therefore, main consideration for locating a wind power generation plant is the availability of a strong and persistent wind. तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए कि उस एरिया में, जिस एरिया में हम ये विंड पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, वहां पे एक प्रॉपर स्पीड का हमें पूरे साल भर का डाटा लेना पड़ेगा और स्टडी करनी पड़ेगी कि ड्यूरिंग द ईयर कितने एयर हमें यहाँ पे अवेलेबल है, स्पीड ऑफ द विंड कितना अवेलेबल है। ए सुटेबल साइट शुड प्रेफरेबली हैव सम ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। जो साइट्स है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होना चाहिए और उस फीचर्स को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। और जनरली ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आएगा, जहां पे आपको 5 मार्क्स के लिए सफिशिएंट मैटर्स मेरे अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो पहला है नो टॉल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर सम डिस्टेंस इन द अपविंड डायरेक्शन एंड ऑल्सो एज लो रफनेस एज पॉसिबल इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स ना तो कोई रफनेस होना चाहिए ना इरेगुलरिटी होना चाहिए। सामने जहां पे हम विंड मिल लगाएंगे उसके सामने बिल्कुल ही खुला एटमॉस्फेयर चाहिए ताकि फ्लो ऑफ एयर जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। ना तो उसके सामने कोई बड़ी बिल्डिंग हो, उसके पीछे आप लगा दोगे तो क्या मतलब, आपका कुछ हवा नहीं आएगा वहां पे। या 4-5 बिल्डिंगें हैं उसके बीच में आप कहीं पे लगा दोगे, हवा कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, कभी जा रही है कभी नहीं आ रही है, तो उससे कोई मतलब नहीं है ऐसे साइड पे लगाने का। दूसरा पॉइंट कहता है वाइड एंड ओपन व्यू। मैंने वही चीज कहा कि एक वाइड और ओपन व्यू चाहिए, दैट इज ओपन प्लेन, ओपन शोर लाइन और ऑफशोर लोकेशन। मीन्स या तो कोस्टल एरिया हो या हिल हो, और हिल पे भी हम वहां पे माउंट करें जहां पे उसके सामने कोई और हिल ना हो, ताकि हवा, पता चला हमने हिल पे लगा दिया, उसके सामने बहुत बड़ा हिल है, कोई हवा आ ही नहीं रही है, या हवा आ भी रही है तो अनइवन डायरेक्शन में आ रही है, जिसका कारण से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो ही नहीं रहा है। दूसरा है टॉप ऑफ ए स्मूथ वेल राउंडेड हिल विथ जेंटल स्लोप ऑन ए फ्लैट प्लेन एंड आइसलैंड इन ए लेक और द सी। तो टॉप ऑफ स्मूथ वेल राउंडेड आपका हिल होना चाहिए विथ जेंटल स्लोप, एक प्रॉपर अच्छा स्लोप होना चाहिए, ऑन ए फ्लैट प्लेन एंड आइसलैंड इन ए लेक और द सी। या तो कोई आइसलैंड हो जाए समुद्र के बीच में या लेक के बीच में, तो भी हमारा काफी अच्छा ये विंड मिल वहां पे माउंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका जो ए नैरो माउंटेन गैप थ्रू विच विंड इज चैनल्ड। मीन्स एक माउंटेन में जो हो ना, अगर माउंटेन पे हम लगा रहे हैं तो एक नैरो गैप हो जहां पे एक विंड का प्रॉपर चैनल्ड होके प्रॉपरली आए। अब आप ये देखिए सामने मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, वो मैंने साइड व्यू दिया था, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। द साइड शुड बी रीजनेबली क्लोज टू पावर ग्रिड। सबसे मेन पार्ट ये है कि जो साइट है आपका, वो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर ग्रिड गया हुआ है उसके आसपास ही होना चाहिए। अगर उसके आसपास नहीं होगा तो हमारा ट्रांसमिशन लॉस ज्यादा हो जाएगा, या हम उस पावर को पर्टिकुलर एरियाज तक जहां हमें पहुंचाना है वो हम पहुंचा ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है आपका द सॉइल कंडीशन मस्ट बी सच दैट बिल्डिंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ द टरबाइन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल लोडेड ऑन हेवी ट्रक मस्ट बी फीजिबल। अब इसमें देखिए सबसे मेन चीज है, जो भी आप, जैसे आप इसी की बात कर रहे हैं, मैं एक विंड टावर की बात करूं, इसका जो मैं फाउंडेशन यहाँ पे बनाऊंगा, ये फाउंडेशन के लिए जो सॉइल की क्वालिटी है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो हाइट इसमें जो हम दे रहे हैं या जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर का वेट है वो सॉइल बियर ही नहीं कर पाए। अगर ये बियर नहीं कर पाएगा तो वहां पे लगाने का हमें कोई मतलब नहीं है। प्लस यहाँ पे जो हमें ये सारे मटेरियल लाने के लिए जो ट्रक्स या बाकी जो हेवी इक्विपमेंट्स हम जो ट्रांसपोर्टेशन के लाएंगे, क्या ये वहां तक आ सकता है? अगर नहीं आ सकता है तो फिर ये हम वहां पे साइड पे, हम उस साइड पे विंड मिल नहीं लगा पाएंगे। इफ देयर इज ऑलरेडी विंड टर्बाइन इन द एरिया, सबसे मेन चीज आप एक चीज ये देखो, कहीं पे विंड पावर प्लांट लगाने से पहले आप ये देखो कि इफ देयर आर ऑलरेडी विंड टर्बाइन इन द एरिया, क्या उस एरिया में ऑलरेडी विंड टर्बाइन लगा हुआ है? Their production results are an excellent guide to local wind condition। अब उसका जो आपका विंड का अगर मान लिया जाए हमारे आसपास कोई लोकल एक विंड पावर प्लांट लगा हुआ है, तो उसका ओवरऑल ईयर का जो जनरेशन डाटा है उसके बेस पे हम लोग अपना जो हमारा जनरेटिंग प्लांट लगाने वाले हैं विंड वाला, उसके लिए एक प्रॉपर केस स्टडी मिल जाएगा
टू माउंटेन द विंड पावर प्लांट को लगाने के लिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, दीज आर द मेन पॉइंट्स एंड दीज आर द फीचर्स टू इंस्टॉल ए विंड मिल्स इन द पर्टिकुलर एरिया। तो ये सारा का सारा चीज जो भी पॉइंट वाइज मैंने लिखा है आपको एज इट इज आंसर में लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन राइट द साइट सिलेक्शन कंडीशन ऑफ विंड मिल्स, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और फीचर्स ऑफ साइट सिलेक्शन ऑफ विंड मिल्स, तो आपको ये जो दोनों स्लाइड्स में मैंने पॉइंट्स दिए हैं इस पॉइंट्स को एज इट इज लिखना है। इसके अलावा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ज्यादा लेंथी बना सकते हैं, बट जितने पॉइंट्स मैंने ये लिखा है, 4 पिछले में थे 4 इसमें, मतलब 8 पॉइंट जो लिखा है मैंने, दिस 8 पॉइंट इज सफिशिएंट टू स्कोर 5 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको एक पेज में जनरली ये लिख सकते हैं इसको अच्छे से बना के, और आपको 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फीचर्स और एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ साइट सिलेक्शन ऑफ विंड मिल्स, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं गाइज। तो आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म हुआ। इसी के साथ आपका जो विंड एनर्जी था इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सब्जेक्ट में, या आपके जो पावर सिस्टम 1 सब्जेक्ट है, दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है 5th सेमेस्टर में एज पर एज द IKGPTU कपूरथला, या आपका जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है उसमें भी ये टॉपिक है। तो उसके अकॉर्डिंग, जो टॉपिक के अकॉर्डिंग जितना भी कंटेंट आपको चाहिए दैट विल बी कंप्लीटेड नाउ। सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी है अक्रॉस द कंट्री इन एनी यूनिवर्सिटी, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो स्लाइड्स वाले हैं ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में क्या है, वो रिकॉर्डिंग बोर्ड पे हो रहा है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ उसमें एडिटिंग चाहिए, वो एडिटिंग चल रही है पैरेलली में। तो आपको नेक्स्ट वीक से सर्किट एनालिसिस और डीसी मशीन्स या और भी जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है लाइक कंट्रोल सिस्टम या जो भी है आपके, उसके आपको जो लेक्चर्स हैं वो टॉपिक वाइज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे चैनल पे। इसके अलावा इन दी मंथ ऑफ जनवरी में एक फॉर्मूला बेस्ड प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जिसमें हर एक सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज फॉर्मूलाज होंगे, उसके बेस्ड आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो फॉर्मूलाज में क्या है, उसमें वहां पे कौन कौन से पैरामीटर्स है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एक अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल रहेगी गाइज। तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के सिलेबस जो भी है किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसका एक एक टॉपिक वाइज लेक्चर मेरे चैनल पे धीरे धीरे आपको मिलेगा। सो गाइज, हैव सम पेशेंस, आप लोग पेशेंस रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना आप लोग शेयर करेंगे और जितने आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे की प्रिपेयर करूं। आई रियली थैंक सम गाइज फ्रॉम द महाराष्ट्र, उन्होंने मेरे हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के वीडियो को काफी अच्छा मुझे कमेंट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उनके काफी जो उस टॉपिक के रिलेटेड जो उनके प्रॉब्लम्स थे, डॉट्स थे, वो काफी क्लियर हुए और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को शेयर किया। तो थैंक यू उनको बोलना चाहूंगा, और बाकी लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर 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 मेरे चैनल को अपने स्टूडेंट्स और अपने फैकल्टी मेंबर्स के ग्रुप्स में शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको टॉपिक वाइज जो है वो मटेरियल मिल जाएगा। और मैं पीपीटी पे इसलिए रीड करता हूँ क्योंकि कई सारी चीजें देखो मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो कम से कम वहाँ पॉइंट वाइज है तो आपको पॉइंट वाइज मटेरियल मिल जाएगा। प्लस देखो डिटेल के लिए तो आपको टेक्स्ट बुक उठानी ही पड़ेगी। आप विदाउट टेक्स्ट बुक उठाए अगर आप चाहेंगे कि मैं उसमें महारत हासिल कर लूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको बेटा टेक्स्ट बुक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप किसी भी एक राइटर का हर एक सब्जेक्ट का एक टेक्स्ट बुक अपने घर पे अपने लाइब्रेरी में जरूर रखें। सो गाइज, द टॉपिक इज कंक्लूडेड नाउ, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब नेक्स्ट जो मैं लेके आऊंगा दैट विल बी दी आइदर जियोथर्मल और बायोमास, इस दोनों पे मैं लेक्चर्स लेके आऊंगा इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज,